हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम चैप्टर रिवाइज करेंगे वो है आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें हम करेंगे क्या कि पूरा चैप्टर आपका 30 मिनट्स के अंदर हम रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे और जिससे आपका बहुत सारा बेनिफिट होगा और पूरा चैप्टर 30 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं फिर चैप्टर। तो इसमें क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन की बात हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो एक्युमुलेट हो सकती हैं, तो वो आपकी होती हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट एंड सल्फेट। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा हो सकते हैं या फिर आप एक्सेस इंजेक्शन इनका करते हैं तो ये हो जाती हैं। अब इन सब्सटेंस को टोटली निकाला जाता है बॉडी से बाहर या फिर पार्सली निकाल दिया जाता है। अब हम इस जो चैप्टर है इसी पे फोकस करेंगे, इसकी मैकेनिज्म पे कि कैसे ये एलिमिनेट होते हैं। तो अगर मेनली बात करें तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ये हमारे मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो कि एनिमल्स के बॉडी से एक्सक्रीटेड आउट किए जाते हैं। अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया आपका मोस्ट टॉक्सिक होता है और इसकी रिमूवल या एलिमिनेशन के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होती है। फिर हम बात करते हैं यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड आपकी लीस्ट टॉक्सिक होती है और इसकी रिमूव करने के लिए आपको मिनिमम लॉस ऑफ वाटर करना पड़ता है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रोसेस होता है अमोनिया का, जो एक्सक्रीटिंग का होता है, उसे कहते हैं अमोनोटोलिज्म। अब अमोनोटोलिज्म किन में पाया जाता है, तो ये आपकी होती हैं बोनी फिशेज में, एक्वाटिक एम्फीबियंस में और एक्वाटिक इंसेक्ट्स में जो होता है वो अम्यूनोटेलिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं और अमोनिया को निकलने के लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है, इसीलिए ये सब अमोनोटेलिक होते हैं। फिर कैसे होता है, ये डिफ्यूज़न के थ्रू होता है या तो उनके बॉडी सरफेस से, या अगर फिशेस की बात करें तो उनके केस में गिल सरफेसेस से होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। अब इसमें किडनीज का क्या रोल है, किडनीज में कोई रोल नहीं प्ले करती हैं। फिर अब आप बात करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की। तो जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उनमें क्या होता है, उनमें लीस्ट टॉक्सिक या लेस टॉक्सिक लाइक यूरिया और यूरिक एसिड का एलिमिनेशन होता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मेराइन फिशेस जो होती हैं उनमें मेनली जो होता है वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं और उनको कहते हैं यूरियोटेलिक। अब उसके बाद यूरिया कैसे बनती है, तो अमोनिया से, जो अमोनिया मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनती है वो कन्वर्ट होती है यूरिया में। और कहाँ पे होती है, तो ये लीवर के अंदर होती है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो क्या कहते हैं आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो होता है वो बॉडी के अंदर रिटेन होता है, क्योंकि उससे क्या कहते हैं कि जो किडनी मैट्रिक्स है वो मेंटेन होती है, ऑस्मोलेटरी मेंटेन होती है। अब हम बात करते हैं यूरिकोटेलिक की। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट, एक बार फिर से, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल और इंसेक्ट, इनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है इन द फॉर्म ऑफ पेलेट या पेस्ट, क्योंकि पेलेट और पेस्ट के थ्रू अगर करेंगे तो मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होगा और इन एनिमल्स को यूरिकोटेलिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की। तो जो आपके इन्वर्टिब्रेट्स होती हैं, मोस्ट ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स पाई जाती हैं, जबकि अगर बात करें वर्टिब्रेट्स की तो इसमें कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन होता है जिसको हम किडनी कहते हैं। अब यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट की अगर बात करें तो प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स किन में पाया जाता है, ये प्लेटेलमेंथिस में पाया जाता है, जिनके मेंबर होते हैं आपके फ्लैटवर्म्स और इनका एग्जांपल प्लेनेरिया। तो प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स प्लेटेलमेंथिस में पाया जाता है, फ्लैटवर्म्स इनके मेंबर हो गए जिनका एग्जांपल है प्लेनेरिया। फिर दूसरा कौन है, रोटीफर्स। तो प्लेटेलमेंथिस, रोटीफर्स, सम एनेलिड्स में भी ये पाया जाता है और सेफेलोकार्डेट्स जिनका एग्जाम्पल है एम्फियोक्सस। तो प्रोटोनेफ्रिडिया किन में पाया जाएगा, मेनली प्लेटेलमेंथिस, रोटीफर्स, सम एनेलिड्स, सेफेलोकार्डेट्स। फिर अब उसके बाद बात करते हैं हम नेफ्रिडिया की। तो नेफ्रिडिया क्या होता है, एक ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है जो कि किन में पाया जाता है, अर्थफॉर्म में पाया जाता है और अदर एनिलिड्स में पाया जाता है। फिर अब इसके आगे बढ़ते हैं, जो आपका आता है मल्फिजियन ट्यूबुल। मल्फिजियन ट्यूबुल कहाँ पाया जाता है, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है जो कि इंसेक्ट में मेनली पाया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एंटीनल ग्लैंड्स की या ग्रीन ग्लैंड्स की। तो ये किन में पाई जाएगी, ये आपकी क्रस्टेशियंस में पाई जाएगी जो प्रॉन्स हैं। तो क्या हो गया आपका एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड किन में पाया जाएगा, क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। अब हम बात करेंगे मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जो हमारा पूरा फोकस है। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं।
तो सबसे पहली बात है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन का है वो क्या क्या उसमें पाया जाता है। तो एक पेयर आपकी किडनी पाई जाती है, जो आपको पता है 2 टाइप की किडनी, दो किडनीज पाई जाती हैं। 1 पेयर ऑफ यूरेटर है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 2 पेयर मतलब 2 किडनी हैं तो उनसे निकलने वाला जो ट्यूब है वो भी 2 होनी चाहिए, तो 1 पेयर ऑफ यूरेटर हो जाएगा। फिर एक यूरिनरी ब्लडर हो जाएगा जिसमें कि स्टोर होती है, और बाकी एक यूरेथ्रा हो जाएगा। अब बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो जो किडनी होती है वो रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर की होती है, मतलब लाल और भूरे टाइप की होती है। फिर उसके बाद बात करें इनकी शेप की, तो ये बीन शेप की होती है। फिर उसके बाद ये कहाँ होती है, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रे में पाया जाता है। याद रखिए, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टेब्रे में पाया जाता है। और कहाँ पाई जाती है, ये डार्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जो डार्सल इनर वॉल होती है एब्डोमिनल कैविटी की, वहाँ पाया जाता है। अब इसकी बात करते हैं साइज़ की, तो साइज़ हमेशा याद करिए, जो भी आपका एक साइज़ याद करिए, चाहे सबसे बड़ा, चाहे सबसे छोटा, चाहे लेंथ याद करिए, चाहे विड्थ याद करिए, चाहे आप थिकनेस याद करिए। तो जो है उसको आप 2 से डिवाइड करते जाइए। जैसे सबसे पहले आप लेंथ की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ है, इसे याद कर लीजिए। फिर आपकी बात करें विड्थ की, तो विड्थ को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, तो लगभग 5 से 6 या 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे थिकनेस की, थिकनेस को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो थिकनेस में क्या हो जाएगा, आप 5 से 7 को डिवाइड करेंगे, 2 से 3 सेंटीमीटर आपकी थिकनेस आ जाएगी। और अगर इसकी एवरेज वेट की बात करें तो 120 से 170 ग्राम होता है। तो क्या हो जाएगा, लेंथ इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ इसकी 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर, और एवरेज वेट कितना हो जाएगा, 120 से 170 ग्राम। अब इसके आगे चलते हैं। अब जो आपका होता है, इनके जो सेंटर होता है किडनी का, वो कनकेव शेप में होता है, और जिसके अंदर एक नॉच होती है जिसको हम हाइलम कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसी से आपका यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स इंटर करती हैं। और अगर बात करें हाइलम के अंदर की, तो हाइलम के अंदर एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस होता है जिसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं, और जिसकी प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, कैलिसेस कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाइलम पाया जाएगा। हाइलम के अंदर यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स इंटर करेंगी। हाइलम के अंदर की बात करें तो उसके अंदर एक ब्रॉड फनल स्पेस पाया जाएगा जिसको हम रेनल पेल्विस कहते हैं। और रेनल पेल्विस के अंदर जो प्रोजेक्शंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें कैल्सिस कहते हैं। अब बात करें इनकी लेयर्स की, तो जो आउटर लेयर किडनी की होती है वो टफ कैप्सूल होती है। और फिर जब इनसाइड की बात करें तो ये 2 जोन्स इनमें पाए जाते हैं। पहला जो होता है वो उसे कहते हैं कार्टेक्स, जो कि आउटर होता है। दूसरा को होता है मेडुला, जो कि इनर होता है। जो मेडुला होता है वो आपका फिर डिवाइड हो जाता है कई सारे कोनिकल मासेस में, जिनको हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कैलिसिस में जो कि प्रोजेक्शंस थे रीनल पेल्विस के, उनमें जाके ये प्रोजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। फिर जो आपका कार्टेक्स है वो आपका एक्सटेंडेड होता है बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स, और जिसको हम क्या कहते हैं, एज अ रीनल कॉलम ये होते हैं, इनको हम कहते हैं कॉलमनस ऑफ बर्टनी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ईच किडनी, आपकी हर किडनी में 1 मिलियन मतलब 10 लाख कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, और ये फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। फिर उसके बाद बात करते हैं नेफ्रॉन की। अब नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस, जो कि होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज की ऑफ एफरेंट आर्टियोल, जो लाती हैं ब्लड को। फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरा क्या होता है, रीनल ट्यूबुल। रीनल ट्यूबुल कहाँ से शुरू होती है, रीनल ट्यूबुल शुरू होती है डबल वाल्व कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोमैन कैप्सूल कहते हैं, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस इनक्लोज होता है। अब एक टर्म आता है आपका मल्फीजियन बॉडी या रीनल कार्पसस। जब ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस प्लस बोमैन कैप्सूल जब हो मिलता है तो उसको हम मल्फीजियन बॉडी या रीनल कार्पसस कहते हैं। अब उसके बाद आगे की बात करते हैं। उसके बाद जब आपका बोमैन कैप्सूल हो गया, उसके बाद जो ट्यूबुल है वो कंटिन्यू होती है और एक हाईली कॉइल्ड नेटवर्क पे जाके बनती है, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिंग ट्यूबुल, जो कि पीसीटी है। फिर उसके बाद पीसीटी के बाद एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आता है, जिसको हम हेनले लूप कहते हैं। इसके ये जो हेयर पिन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और ये डिसेंडिंग होता है और असेंडिंग होता है। और उसके बाद जब असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो फिर आगे बढ़ता है और फिर एक हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन बनाता है, जिसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूबुल। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूबुल जो होती है कई सारी नेफ्रॉन्स के निकल के एक स्ट्रेट ट्यूब में जाके मिलती है, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जो कि कन्वर्ज होती हैं। और कन्वर्ज होकर कहाँ निकलती हैं, जाके रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन कैल्सिस, मतलब मेडुलरी पिरामिड में मिलती हैं, फिर जाके आपका
कैलोसिस में पहुँचती हैं, कैलोसिस से आपका रीनल पेल्विस में पहुँच जाती हैं। अब जो आपके होते हैं मैलफिजियन कार्पसल्स, पीसीटी, डीसीटी, वो क्या करते हैं, वो नेफ्रॉन के अंदर सिचुएशन होते हैं कार्टिकल रीजन में। जो आपका नेफ्रॉन्स का जो कार्टिकल रीजन ऑफ किडनी होता है उनमें ये पाया जाता है, जो ये हिस्से होते हैं आपका मैलफिजियन कार्पसल्स, पीसीटी और डीसीटी, ये कार्टिकल रीजन ऑफ किडनी में पाए जाते हैं। जबकि लूप ऑफ हेनल जो है वो आपका क्या होता है, मेडुला में पाया जाता है। तो मेडुला में केवल लूप ऑफ हेनल पाया जाता है, जबकि बाकी जो पार्ट्स होते हैं मैलफिजियन कार्पसल्स, पीसीटी और डीसीटी कार्टेक्स ऑफ किडनी में पाए जाते हैं। अब एक होता है कार्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जो आपके जिन जिन नेफ्रॉन्स में जो लूप ऑफ हेनल है वो छोटा होता है और केवल बहुत थोड़ा पार्ट उसका मेडुला में जाके पहुंचता है, उसको हम कहते हैं कार्टिकल नेफ्रॉन। जबकि दूसरे जो हैं जिनमें लूप ऑफ हेनल बड़ा होता है, लंबा होता है और मेडुला के अंदर डीप तक जाता है, उसको हम कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो एफरेंट आर्टियोल जो आपका ब्लड ला रही थी, उसके बाद इफरेंट आर्टियोल जो उसको लेके जाती है प्योरीफाई होने के बाद, वो क्या करती है, वो ग्लोमेरुलर से निकलती है और फॉर्म करती है एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड रीनल ट्यूबल के चारों तरफ कैपिलरी नेटवर्क को फॉर्म करती है, जिसको हम कहते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। फिर उसके बाद ए माइन्यूट वेसल आप दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू हेनले लूप, मतलब इसी वेसल का एक माइन्यूट वेसल होती है, बहुत पतली छोटी वेसल होती है जो कि पैरेलल चलती है हेनले लूप के और एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम वासा रेक्टा कहते हैं। और वासा रेक्टा इज एब्सेंट एंड हाईली रिड्यूस्ड कार्टिकल नेफ्रॉन, मतलब वासा रेक्टा जो होता है वो हाईली रिड्यूस होता है या फिर नहीं होता है कार्टिकल नेफ्रॉन में, क्योंकि कार्टिकल नेफ्रॉन में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेडुलर रीजन में बहुत कम या नहीं पाया जाता है। फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं यूरिन फार्मेशन के। तो यूरिन फार्मेशन की बात करते हैं, तो यूरिन फार्मेशन में 3 स्टेप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपका यूरिन फार्मेशन करते हैं। तो उस पर चलते हैं। इसमें सबसे पहला आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा आता है रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा आता है सिक्रीशन। मतलब सबसे पहले सफाई करेंगे, फिल्ट्रेट करेंगे, फिर हम जो हमारे इसमें जो हमारे लायक चीज़ें हैं उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, जिसको रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास वेस्ट चीज़ें हैं उसको सिक्रीट कर देंगे, जिसको हम सिक्रेशन कहते हैं। तो 3 स्टेप होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। तो इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है जो कि ग्लोमेरुलर द्वारा किया जाता है, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। और ऑन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड हमारा जो है वो किडनीज के द्वारा पर मिनट फिल्टर किया जाता है, जो कि आपका 1/5 होता है, जो कि ब्लड आपकी ईच वेंट्रिकल्स हार्ट से निकाला जाता है पर मिनट में। और इस फिल्ट्रेशन में कौन कौन फिल्टर का काम, मतलब जो छन्नी का काम या जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, तो इसमें आपका 3 लेयर्स होती हैं। एक होता है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, फिर दूसरा होता है एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल, और तीसरा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज। मतलब एक तो आपका एंडोथेलियम ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स का हो गया, दूसरा एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल हो गया, तीसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन जो उनके बीच में पाई जाती है। फिर उसके बाद आप बात करते हैं कि जो आपकी एपिथेलियल सेल ऑफ बोमन कैप्सूल है उनमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम पोडोसाइट कहते हैं। तो पोडोसाइट कैसे अरेंज होते हैं, एक इंट्रिकेट मैनर में होते हैं और इनके बीच में थोड़ा स्पेस पाया जाता है, जिसको हम फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर कहते हैं। और ब्लड इसी से फिल्टर होके, इसी मेम्ब्रेन से फिल्टर होते आगे बढ़ता हुआ है। तो जो आपका जब फिल्टर होने के बाद जो आपका ब्लड होता है उसमें ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा, मतलब एकदम ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट प्लाज्मा पाया जाता है, बस उसमें प्रोटीन जो होती है वो नहीं पाई जाती है। तो जो आपका वो होता है क्या कहते हैं, जो ब्लड फिल्टर हो जाता है बोमन कैप्सूल के आगे जो बढ़ता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं सब प्लाज्मा के होते हैं, केवल उनमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और फिर इसी स्टेप को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनीज पर मिनट, मतलब जितना हम फिल्ट्रेट किडनी हमारी फॉर्म करती है 1 मिनट के अंदर, उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और ये जो नॉर्मल ह्यूमन की बात करें तो 125 ml पर मिनट होती है और 180 लीटर पर डे होती है। फिर अब इसमें होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जब आपका GFR डाउन हो जाता है तो हमारी किडनीज एक मैकेनिज्म बिल्ड करती हैं जिसके द्वारा वो उसको नॉर्मल करने का तरीका है। तो इसमें क्या होता है
कि जब आपका कभी भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिस्टर्ब होता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अब ये बनता कैसे है, तो जो आपका JGA है वो कैसे बनता है, वो एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है जो कि सेलुलर मॉडिफिकेशन के द्वारा बनता है DCT और एफरेंट आर्टियोल। जो आपकी डिजिटल कन्वर्टिंग ट्यूबुल है और एफरेंट आर्टियोल की लोकेशन एक लोकेशन मिलने के कारण जो स्ट्रक्चर एक बनता है उसको हम JGA कहते हैं। जब हमारा GFR में फॉलिंग होती है, जब GFR रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमारा डाउन होता है तो ये GG सेल को एक्टिवेट करता है जिसके द्वारा ये रेनिन रिलीज होता है और जो कि स्टिमुलेट करता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को और उसके द्वारा जो आपका GFR है वो नॉर्मल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर कंपैरिजन करें तो जो आपका फिल्ट्रेट फार्म हो रहा है 180 लीटर पर डे, और अगर हम यूरिन पास करने की बात करें तो हम जाहिर सी बात है 1.5 लीटर यूरिन केवल दिन भर में पास करते हैं, तो लगभग 99% जो आपका फिल्ट्रेट हो रीअब्जॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूबुल में, जो कि जिस प्रोसेस को कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन में, द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल, जो आपके ट्यूबुल की में एपिथेलियल सेल हैं उनके जो डिफरेंट सेगमेंट हैं वो या तो एक्टिव मैकेनिज्म या पैसिव मैकेनिज्म के द्वारा इन न्यूट्रिएंट्स को, इन फिल्ट्रेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सोडियम हो गया, याद रखिए ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम ये आपकी एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं, जबकि जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है वो पैसिव होता है इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन और कहीं कहीं एक्टिव भी हो सकता है। फिर यूरिन फॉर्मेशन के दौरान एक जो ट्यूबुलर सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं, क्या क्या सिक्रीट करते हैं ये भी याद रखिए, हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया। क्या सिक्रीट करते हैं? हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट। ट्यूबुलर सिक्रेशन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एसिड बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। मतलब जो आपका सिक्रीशन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यह आयनिक और एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड को करता है। फिर अब हम बात करते हैं डिफरेंट जो ट्यूबुल्स के सेगमेंट्स हैं उनके स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं PCT की। तो PCT क्या करता है, ये सबसे पहले सिंपल क्यूबॉइडल प्लस ऑर्डर एपिथेलियम से लाइंड होता है जिसके कारण इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण इसका रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और इसमें लगभग ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर भी एब्जॉर्ब इस सेगमेंट में हो जाता है। और PCT क्या करता है, ये pH और आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड मेंटेन करने में मदद करता है। और ये सिक्रीशन क्या करता है, ये सिक्रीशन करता है हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम आयन इनटू फिल्ट्रेट एंड बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट फ्रॉम इट। मतलब बाई कार्बोनेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटेशियम को फिल्ट्रेट में डाल देता है। फिर बात करते हैं हेनल्स लूप की। तो हेनल्स लूप क्या है, यहाँ रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है असेंडिंग लिम्ब में, लेकिन ये जो रीज़न है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है मेंटेन करने में हाई ऑस्मोलेटरी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बात करते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल लूप। तो ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल्स है ये क्या करता है, ये परमिएबल होता है वाटर के लिए और ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होता है। फिर उसके बाद क्या करता है, ये जो करता है ये फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करता है। जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे डाउन होता है ये फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करता जाता है क्योंकि वाटर से निकलता जाता है। जबकि जो आपकी असेंडिंग लिम्ब है ये इम्परमिएबल टू वाटर होती है। तो जब इम्परमिएबल होगी तो जाहिर सी बात है कि ये वो जो वाटर है उसको रिटेन करेगा और ये क्या करता है, अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। ये इलेक्ट्रोलाइट के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करता है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन कम होगा, तो ये क्या करता है, डाइल्यूशन ऑफ यूरिन को करता है। फिर उसके बाद अब बात करते हैं DCT की, जो कि आपका डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। और इसमें किसका किसका होता है, इसमें सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर इसमें क्या होता है कि आपका बाइकार्बोनेट या SCO3 माइनस का भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है और इसमें सिलेक्टिव सिक्रीशन भी हो सकता है हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का और अमोनिया का, हाइड्रोजन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया का। और इससे क्या होगा कि ये मेंटेन करता है pH और सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड। फिर आपकी कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं। जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, वो आपका कार्टेक्स ऑफ किडनी से लेके इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक एक्सटेंडेड रहता है। मतलब
रहता है पूरा। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब, इस जो ये कलेक्टिंग डक्ट है उसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आपका एब्जॉर्ब होता है और यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम करता है। और इसमें क्या होता है, इस सेगमेंट ये अलाउ करता है कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाने के लिए, जिससे आपकी जो ऑस्मोलेटरी है वो मेंटेन रहे। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेनेंस ऑफ पीएच और आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ किसका हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन। फिर हम अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। तो क्या हम कंसंट्रेशन जो आपका फिल्ट्रेट का बढ़ता है वो उसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। द हेनल लूप एंड वासा रेक्टा प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन दिस, मतलब जो आपका हेनल्स लूप है और वासा रेक्टा ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं फिल्ट्रेट के कंसंट्रेशन में। इसमें क्या होता है, जो आपका फिल्ट्रेट होता है वो 2 लिम्ब्स ऑफ हेनल्स लूप में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है और वही चीज़ एक काउंटर करंट फॉर्म करती है। और ऐसा ही फ्लो वासा रेक्टा में भी होता है, और जो कि क्योंकि उसके पैरेलल में हेनल्स लूप के पैरेलल में होती है तो उसमें भी एक काउंटर करंट पैटर्न पाया जाता है। अब होता क्या है कि जो आपका हेनल्स लूप और वासा रेक्टा है उनके अंदर, दोनों के अंदर काउंटर करंट पाया जाता है, तो उनमें हेल्प करता है ऑस्मोलेटरी मेंटेन करने में, ऑस्मोलेटरी बढ़ाने में। तो क्या होता है कि इससे आपकी जो काउंटर करंट मैकेनिज्म के कारण आपकी जो ऑस्मोलेटरी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, मतलब जैसे जैसे आप मेडुला के तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका ऑस्मोलेटरी बढ़ेगी। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ऊपर कार्टेक्स रीजन में 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर आपका कंसंट्रेशन था, ऑस्मोलेटरी थी, वही मेडुलर रीजन में 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाता है। फिर जो आपका ग्रेडियंट है ये NaCl और यूरिया के कारण मेनली होता है। तो NaCl क्या होता है, NaCl ट्रांसपोर्ट किया जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से और वो एक्सचेंज करता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। मतलब जाहिर सी बात है आपका जो इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का जो ट्रांसपोर्ट था वो आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ही कर रहा था। तो असेंडिंग जब करेगा तो उसके सामने वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा होगा, तो NaCl जाके कहाँ चला जाएगा, वासा रेक्टा में, और वासा रेक्टा से फिर वो आपका इंटरस्टिशियम चला जाएगा असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा के थ्रू। फिर उसके बाद बात करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो होती है वो भी आपकी जो होती है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से एब्जॉर्ब होती है, मतलब एब्जॉर्ब की जाती है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप से। और फिर होता क्या है कि बाद में जब कलेक्टिंग ट्यूबुल के पास ये ही यूरिया आपकी मेडुलरी इंटरस्टिशियल से लिए जाती है, जिससे कि ऑस्मोलेटरी आपकी बॉडी की मेंटेन हो जाती है। अब जो ऊपर की पूरी मैकेनिज्म आपको डिस्क्राइब की गई है वो आपका क्या करता है, एक जो आपका हेनले लूप और वासा रेक्टा का दोनों का मिलके जो एक किया गया है पूरा जो प्रोसेस हुआ उसको एक मैकेनिज्म कहते हैं, जिसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ये मैकेनिज्म करती है, ये मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मतलब ये जो ये आपकी मैकेनिज्म है काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करती है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। और इस तरह से जो आपका ग्रेडियंट पाए जाते हैं ये हेल्प करते हैं वाटर को ईजीली पास होने में कलेक्टिंग ट्यूबुल से। फिर और उसके बाद जब ये जाहिर सी बात है ऐसा होगा तो और इसके बाद जो आपका यूरिन होगा वो और कंसंट्रेट हो जाएगा और इसको हम यूरिन टर्म दे देंगे। यूरिन टर्म आप तभी देंगे जब आपका कलेक्टिंग ट्यूबुल के बाद जो आपका फिल्ट्रेट बचेगा उसको हम यूरिन टर्म देते हैं। और जो आपका ह्यूमन यूरिन जो होता है जो आपकी वो 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड होती है इनिशियल फिल्ट्रेट की। तो जो ह्यूमन किडनी होती है वो जो आपकी इनिशियल फिल्ट्रेट है उसके 4 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है। फिर अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की। तो जो हमारा किडनी की फंक्शनिंग है वो आपकी रेगुलेट होती है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका हाइपोथैलेमस JGA और हार्ट थोड़ी मात्रा मतलब कहीं पे थोड़ा सा हार्ट भी पार्टिसिपेट करता है और हेल्प करता है आपकी जो फंक्शनिंग आप किडनी में। तो इसमें क्या होता है, जो ऑस्मो रिसेप्टर आपकी बॉडी में पाए जाते हैं वो तब एक्टिवेट होते हैं अगर आपकी बॉडी में कोई भी बॉडी वैल्यूम, ब्लड वैल्यूम, बॉडी फ्लूइड वैल्यूम या आयनिक कंसंट्रेशन में डिस्टर्बेंस होता है तो ऑस्मोटिक रिसेप्टर जो हैं वो अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। या फिर
अगर एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड अगर बॉडी से हो रहा है तो इससे क्या होगा कि रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट जब हो जाएगा तो क्या करेगा, वो एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम ADH कहते हैं या वैसोप्रेशन कहते हैं, और इसको रिलीज करने के करता है न्यूरोहाइपोसिस के थ्रू। और उसके बाद क्या करता है, ADH का काम क्या होता है, ADH आपका क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है लेटर पार्ट ऑफ ट्यूबुल से, मतलब आपका DCT से जो आपका वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है और डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। फिर अगर बॉडी में फ्लूइड इंक्रीज़ हो गया है, अगर बॉडी में फ्लूइड इंक्रीज हो गया है तो क्या करेगा, आस्मो रिसेप्टर आपके स्विच ऑफ हो जाएंगे और ADH की रिलीज़ को सप्रेस कर देंगे और इस तरह आपकी पूरी मैकेनिज्म पूरी हो जाएगी। अब जो आपका ADH है एक बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टर का भी काम करता है, तो जब कंस्ट्रक्शन का काम करेगा तो इसमें क्या होगा, ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने के कारण ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का भी काम करता है। तो इससे क्या होगा, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपका ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या GFR जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये ADH के क्या काम हो गए, दो हो गए, एक तो आपका जाहिर सी बात है वाटर को डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, दूसरा ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके आपका जो आपका GFR है उसको मेंटेन करता है। फिर दूसरी मैकेनिज्म के थ्रू पे चलते हैं, तो जो दूसरी मैकेनिज्म वो है आपका GGA मतलब जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus जो था, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि जब आपका ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या GFR आपका डाउन हो जाता है तो वो क्या करता है, GG सेल को एक्टिवेट करता है रेनिन रिलीज़ करने के लिए। जब रेनिन रिलीज होता है तो रेनिन जब रिलीज होकर क्या करता है, जो एंजियोटेंसिनोजन होता है ब्लड में जो कि पाया जाता है उसको ये एक्टिवेट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट को, फिर उसके बाद एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड में। फिर एंजियोटेंसिन जो सेकंड है वो एक पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है और ये क्या करता है, ये जो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ा देता है और इसके बाद अगर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो GFR भी आपका बढ़ जाएगा। जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो और एक्टिवेट करता है एड्रिनल कार्टेक्स, तो एड्रिनल कार्टेक्स को एक्टिवेट करके एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करने के लिए एक्टिवेट करता है। जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है तो वो क्या करता है, एल्डोस्टेरोन आपका रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन और वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन वाटर को डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूबुल से मतलब DCT से एब्जॉर्प्शन का काम करता है। और फिर क्या करते हैं, इसमें क्या होता है जिसके कारण आपका GFR का रेट बढ़ जाता है। फिर इस जो मैकेनिज्म है इसको हम एक टर्म देते हैं जिसको हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। फिर अगर आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो जो आपका एट्रिया ऑफ हार्ट है वो क्या करता है, एक रिलीज़ करता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ANF, और ANF क्या करता है, ये वैसोडाइलेटर का काम करता है और डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल कहते हैं, जिससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। और जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपकी जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा, तो इससे ये नॉर्मल हो जाएगा, GFR भी नॉर्मल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ANF जो है वो एंटीगोनिस्टिक कह सकते हैं या अपोजिट कह सकते हैं, या उसको रेगुलेट करता है किसको, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को। फिर हम इसके बाद बात करते हैं मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन क्या होता है, अब जब आपकी कलेक्टिंग ट्रैक्ट के द्वारा जो यूरिन फॉर्म हो गई वो कहाँ पहुँचेगी, यूरेटर के थ्रू आपके यूरिनरी ब्लडर में पहुँचेगी, यूरिनरी ब्लडर में जाके स्टोर हो जाएगी। तो वहाँ हो जाएगा, जब वहाँ से एक यूरिनरी ब्लडर में स्टोर होने के बाद एक वॉलंटरी सिग्नल दिया जाएगा CNS के थ्रू, तभी आपका मैच्योरेशन होता है। और ये सिग्नल कहाँ से इनिशिएट होता है, ये सिग्नल इनिशिएट होता है जब आपका स्ट्रेचिंग होती है यूरिनरी ब्लडर में। जब कोई यूरिन फेल हो जाती है तो उसमें स्ट्रेचिंग हो जाती है, तो स्ट्रेचिंग के कारण जो उनके एस्टर रिसेप्टर होते हैं यूरिनरी ब्लडर पे वो एक सिग्नल सेंड करते हैं CNS को, और जब CNS में पहुंचता है, CNS को लगता है कि हाँ यूरिन भर चुका है, तो उसमें वो क्या करता है, वो एक मोटर न्यूरॉन के द्वारा इनिशिएट करता है कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्लडर, मतलब जो स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लडर है उनका कंस्ट्रक्शन करता है। और जब उनका कंस्ट्रक्शन होता है तो जो यूरेथ्रल इंस्पेक्टर पाए जाते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो जब यूरेथ्रल इंस्पेक्टर रिलैक्स हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, यूरिन रिलीज हो जाती है। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ यूरिन मैच्योरेशन कहलाता है। अब उसके बाद द न्यूरल मैकेनिज्म काजिंग इट इज़ कॉल्ड मैच्योरेशन रिफ्लेक्स, मतलब जो इसमें न्यूरल मैकेनिज्म जो काज करती है मैच्योरेशन होने के लिए, इसको हम मैच्योरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। अब अगर एक नॉर्मल ह्यूमन की बात करें तो वो 1 से 1.5 लीटर आपका
आपका यूरिन पर डे पास करता है। और यूरिन के पीएच की बात करें तो 6 होता है। इसकी कलर की बात करें तो लाइट येलो कलर्ड होता है। और अगर इसकी बात करें इनमें कितनी यूरिया पाई जाती है, तो एक नॉर्मल ह्यूमन में 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया पर डे निकलती है। और अलग अलग कंडीशंस इसको अफेक्ट भी कर सकती हैं। और यूरिन का यूज़ क्या होता है, तो हम एनालिसिस ऑफ यूरिन करते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, कई सारी मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स उनको डायग्नोस करने के लिए, और मलफंक्शनिंग ऑफ किडनी, मतलब अगर किडनी सही से काम नहीं करी उसको भी पता करने के लिए हम एनालिसिस ऑफ यूरिन करते हैं। जैसे आपका ग्लाइकोस्यूरिया है, मतलब अगर आपका यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं। कीटोन्यूरिया, अगर आपके यूरिन में कीटोन पार्टिज प्रेजेंट है तो उसको हम कीटोन्यूरिया कहते हैं। और अगर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डायबिटीज़ मिलेटस काज हो सकता है। हम बात करते हैं जो अदर ऑर्गन जो एक्सक्रीशन करते हैं उनकी, तो किडनी के अलावा लंग, लीवर और स्किन जो हैं वो भी आपके एक्सक्रीटरी वेस्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। तो कैसे करते हैं, जो आपका लंग है वो आपका CO2 का सबसे ज़्यादा अमाउंट रिलीज़ करने में मदद करता है, हटाने में मदद करता है। और ये 200 ml पर मिनट के हिसाब से ये CO2 को रिमूव करता है। वहीं अगर वाटर की बात करें तो अमाउंट, मतलब सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर भी ये आपका रिमूव करता है, बॉडी से निकालता है। अब लीवर की बात करें तो लीवर आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि आपको पता है पहले से, क्योंकि आपने डाइजेस्टिव में पढ़ा होगा। तो ये क्या करता है, ये आपका बाइलिरुबिन, बाइलिवर्टिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स और ड्रग्स, क्या बाइलिरुबिन, बाइलिवर्टिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन्स और ड्रग्स का एलिमिनेशन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद स्वेट एंड सेबेसियल ग्लैंड की बात करें तो स्वेट ग्लैंड क्या करता है, ये आपका करता है स्वेट को प्रोड्यूस। तो स्वेट क्या करता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसमें NaCl पाया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया पाया जाता है और लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो जब आपका NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड जो आपका स्वेट ग्लैंड होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। और इसका जो प्राइमरी फंक्शन आप स्वेट ग्लैंड की बात करें तो ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन बॉडी सरफेस। तो क्या करते हैं, इसमें कूलिंग इफेक्ट ऑफ बॉडी सरफेस में हेल्प करता है। और ये जो आपका ऊपर का NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड को भी एलिमिनेट या रिमूव करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं सीबेसियस ग्लैंड की। सीबेसियस ग्लैंड क्या है, ये आपका एस्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन और वैक्सेस को सीबम के थ्रू एलिमिनेट करने का काम करता है। क्या क्या करता है, एस्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन और वैक्सेस को रिमूव करने का काम करता है। और इसका सिक्रेशन हेल्प किस में करता है, ये प्रोटेक्टिव ऑयली कोटिंग बनाता है स्किन के चारों तरफ। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अगर जाहिर सी बात है, आपको अगर आपकी बॉडी में यूरिया एक्यूमुलेट होती है तो आपको एक डिजीज़ का होती है, क्या कहते हैं उसे, यूरेमिया, जो कि हार्मफुल होती है। और आप किडनी फेल्योर में, मतलब ये अगर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गई तो किडनी फेल्योर भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट में क्या होता है, ऐसे पेशेंट में हीमोडायलिसिस किया जाता है। हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं कि हम एक किसी कन्वेंट आर्टरी से ब्लड बाहर निकाल लेते हैं, फिर डायलाइजिंग यूनिट आर्टिफिशियल किडनी में डाल देते हैं। जब हम उस आर्टरी से ब्लड निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहले एक एंटीकोगुलेंट जो कि हेपेरिन होता है उसको हम डाल देंगे, क्योंकि अगर वो नहीं डालेंगे तो हमारा ब्लड कोगुलेट कर जाएगा। तो उसको डाल के फिर उस आर्टिफिशियल किडनी या उसमें डाल देंगे, जो कि बना होता है एक कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब के, जो कि सराउंड होता है एक फ्लूइड से, जो कि डायलाइजिंग फ्लूइड कहलाता है। और उसमें वही कंपोजिशन होता है जो प्लाज्मा में होता है, बस उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं पाए जाते। तो क्या होता है, जब ये ब्लड जाएगा तो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट, जब आपका आर्टिफिशियल किडनी या उसमें जो आपका सेलोफेन का उसमें नहीं पाया जाएगा, तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन वेस्ट आपके ब्लड में है वो तुरंत पास होने लगेंगे, क्योंकि तो फ्रीडम मिल जाएगा, फुली डिफ्यूज़ होने लगेंगे। तो वो जाके एक कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बना के उसमें वो फिल्टर होने लगेंगे, नाइट्रोजन वेस्ट आपके उसमें जाके इकट्ठा हो जाएगा, जो आपका ब्लड है वो क्लियर हो जाएगा। जो क्लियर ब्लड है वो आपका फिर बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा क्लियर होने के बाद एक वेन के थ्रू। और उसमें क्या कर देंगे, जो पहले हमने हेपेरिन ऐड किया था अब हम एंटी हेपेरिन उसमें डाल के और उसको हम बॉडी के अंदर डाल देंगे। अब कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि जब ये हीमोडायलिसिस करने के बाद भी उनमें रिकवरी नहीं होती, ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, तो हमारे पास अल्टीमेट एक तरीका बनता है जिसको हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या कहते हैं, इसमें हम करते क्या हैं कि किसी एक क्लोज रिलेटिव से या किसी से बहुत ही जो क्लोज है उससे किडनी ले लेते हैं और उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। क्लोज रिलेटिव से लेने से ये होता है कि जो उसका इम्यून सिस्टम का रिजेक्शन है वो कम हो जाता है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं रीनल कैलकुली। तो रीनल कैलकुली में क्या होता है,
इसमें स्टोन या इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट होते हैं किडनी के अंदर फॉर्म होने लगते हैं, जिसको हम ऑक्सलेट कह सकते हैं। तो स्टोन या इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट कहाँ होते हैं, किडनी में फॉर्म होने लगते हैं, इनको हम रीनल फैक्युली कहते हैं। फिर दूसरा आता है जो डिजीज़ है वो आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे का नाम से है, जिसमें आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली आप किडनी में इन्फ्लेमेशन होने के कारण ये डिजीज़ काज करती है। तो इस तरह से यह चैप्टर आपका एंड हो गया। आई होप ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा हो, और इसको आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि आप अगर आप पहली बार पढ़ के रिवाइज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे, अगर आपको स्लो लग रहा है तो अपने ऊपर जाके दाहिने साइड में जो आपका मोड है उसको फास्ट कर दीजिए 1.5 पे या उस पर, क्योंकि ये तो वीडियो बनाया जाता है उन बच्चों के हिसाब से कि जिनको आराम से रिवाइज़ करना। अगर आपको लग रहा है कि हमको आ रहा है हर चीज़ बहुत जल्दी रिवाइज़ करना, तो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए, तो आप आराम से जो 37 मिनट का वो आपका मुझे लगता है 15 से 20 मिनट में आप चैप्टर पूरा रिवाइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए ये रिवीजन ट्रिक बहुत अच्छी है। मुझे लगता है अगर आप रेगुलर से फॉलो करते हैं तो आपका चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कमांड हो जाएगा, लाइन टू लाइन पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो यही था, और अगला चैप्टर हम डालेंगे। तो आई होप ये आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट भी ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको, कैसा क्या फील हुआ, कैसे आपको चैप्टर रिवाइज़ हुआ कि नहीं, अच्छे से लगा कि नहीं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है आप उनको बताएँगे तो हम उसको इम्प्रूव भी करेंगे। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहा हो और आपको बहुत हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब से लाइक करिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।